जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां क्लासरूम में अपनी ही जुबान पर ताला लग जाए, जहां अपनी मातृभाषा में बात करना एक तरह से पिछड़ापन समझा जाने लगे, और जहां किसी के इतिहास को शब्द दर शब्द हर रोज मिटाने की कोशिश हो रही हो। ये कहानी सिर्फ साहित्य की नहीं है, ये एक क्रांति की कहानी है। ये अपनी भाषा को बचाने के लिए लड़ी गई 70 साल लंबी एक जंग की कहानी है। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए कि किसी का इतिहास शब्द दर शब्द मिटाया जा रहा हो। 20वीं सदी की शुरुआत में बोडो लोगों के लिए ये एक डरावनी हकीकत थी। उनकी अपनी मातृभाषा को महज रसोई की भाषा कहकर नजरअंदाज किया जा रहा था और उनकी पूरी पहचान पर एक अंधेरा छा रहा था। इसी को कहते हैं लिंग्विस्टिक शिज़ोफ्रेनिया। मतलब घर पर तो एक भाषा बोली जा रही है, लेकिन स्कूल में बच्चे को किसी दूसरी भाषा जैसे असमिया या बंगाली में सोचने और सीखने पर मजबूर किया जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये बोडो बच्चों को सीधे सीधे उनकी सांस्कृतिक जड़ों से अलग कर रही थी। तो 1952 से पहले का माहौल कैसा था? ब्रह्मपुत्र घाटी में बोडो भाषा थी तो एक बहुत ही मजबूत मौखिक परंपरा के तौर पर। लेकिन दिक्कत ये थी कि पब्लिक लाइफ में, मतलब स्कूलों में, दफ्तरों में इसका कोई वजूद ही नहीं था, और यही बात उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 16 नवंबर 1952 बासुगांव में बोडो साहित्य सभा यानी BSS का जन्म हुआ। और ये सिर्फ एक संगठन नहीं था, ये तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए शुरू हुआ एक आंदोलन था। अब जरा BSS के इस प्रतीक चिन्ह को देखिए। ये सिर्फ एक लोगो नहीं है, बल्कि इसमें एक पूरा कोड छिपा है, एक तरह का प्रतिरोध। इसमें जो स्नान मंदिर है वो उन्हें उनके दिमासा कछारी शाही इतिहास से जोड़ता है। ये विजय स्तंभ याद दिलाते हैं कि वो विजेता रहे हैं, प्रजा नहीं। और वो खुली किताब, वो बताती है कि अब कलम ही नया हथियार है। और इनका आदर्श वाक्य, मतलब बोडो भाषा समृद्ध हो, हर चीज में गहरा संदेश है। तो सभा की पहली लड़ाई थी क्लासरूम की लड़ाई। सरकार का सीधा सा जवाब था, ना तो किताबें हैं ना कोई लिपि है। तो सभा ने क्या किया? उन्होंने कहा ठीक है, हम खुद किताबें लिखेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। इसी दम पर 1963 में प्राइमरी स्कूलों में और फिर 1968 तक सेकेंडरी स्कूलों में भी बोडो भाषा को लागू करवा लिया गया। ये एक जबरदस्त जीत थी। क्लासरूम की लड़ाई तो जीत ली गई, लेकिन अब जो लड़ाई शुरू होने वाली थी वो इस पूरे संघर्ष का सबसे मुश्किल और अहम दौर था। ये लड़ाई थी लिपि की, अपनी भाषा के लिए एक अपनी मॉडर्न लिपि की लड़ाई। 1970 से 74 तक का दौर बहुत मुश्किल था। मॉडर्न रोमन लिपि की मांग के लिए बहुत बड़े आंदोलन हुए, लेकिन सरकार ने उन्हें दबा दिया। 1974 में तो बात बिल्कुल अटक गई। असम सरकार ने मांग मानने से साफ इनकार कर दिया। तब सभा ने एक बड़ा फैसला लिया। फरवरी 1975 में उन्होंने आंदोलन वापस लिया, जो एक तरह से समझौते का सिग्नल था। और फिर अप्रैल 1975 में सीधे भारत की प्रधानमंत्री के साथ एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। 16 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान दे दी। 16 बोडो कार्यकर्ता सिर्फ एक वर्णमाला के हक के लिए शहीद हो गए। ये इस संघर्ष की असली कीमत थी। अब देखिए, ये कोई हार नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी। रोमन लिपि की मांग को छोड़कर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ देवनागरी लिपि को अपनाना, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने एक मांग छोड़ी, लेकिन बदले में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भाषा के लिए एक पुख्ता जगह बना ली। और बस इसी एक रणनीतिक फैसले ने सारे दरवाजे खोल दिए। राष्ट्रीय मान्यता का दरवाजा, संवैधानिक शक्ति का दरवाजा। एक लिपि पर समझौता करके उन्होंने अपनी भाषा का भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया। वो अदृश्य से अजेय बन गए। इसके बाद तो जीत का सिलसिला शुरू हो गया। 1996 में यूनिवर्सिटी में MA कोर्स शुरू हुए, जिससे बोडो उच्च शिक्षा की भाषा बन गई। 2003 में BTC समझौते पर साइन हुए, जिसने राजनीतिक रास्ता साफ किया। और फिर आया सबसे बड़ा दिन। 2004 में बोडो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। वो भाषा जिसे कभी रसोई की भाषा कहा जाता था, अब भारत की एक आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लड़ाई आज भी जारी है, बस इसका रूप बदल गया है।
आज बोडो साहित्य सभा एक तरह से शैडो एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरह काम करती है। मतलब वो सरकार के साथ साथ अपनी भाषा और शिक्षा की क्वालिटी पर पैनी नजर रखती है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी 2025 में जब बीएसएस का 64वां सम्मेलन हुआ तो वो एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय उत्सव जैसा था। यहाँ तक कि राज्य सरकार ने नई किताबों के लिए 1 करोड़ रुपए के अनुदान का ऐलान किया। ये उनकी आज की ताकत को दिखाता है। लेकिन इस जश्न के माहौल के बीच एक चिंता की खबर भी आई। 2025 के गुणोत्सव के नतीजे आए। ये स्कूलों की पढ़ाई की क्वालिटी जांचने का एक प्रोग्राम है और इसके नतीजों ने दिखाया कि बोडो मीडियम के स्कूलों का प्रदर्शन खासकर कोकराझार, चिरांग और उदलगुड़ी जैसे जिलों में काफी खराब रहा है। और जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, बीएसएस और ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन फौरन एक्शन में आ गए। उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी कि मैथ और साइंस के टीचरों की भर्ती तुरंत की जाए, बोडो को राज्य की न्यायिक सेवा परीक्षाओं और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल किया जाए और बीटीआर समझौते के तहत कम्युनिटी स्कूलों को सरकारी बनाया जाए। मतलब वो आज भी सरकार को जवाबदेह ठहराने का काम कर रहे हैं। तो आज की तस्वीर कुछ ऐसी है जिसमें 2 पहलू हैं। एक तरफ तो स्कूलों में पढ़ाई का संकट है और दूसरी तरफ बोडो साहित्य नई ऊंचाइयां छू रहा है। 2025 में ही बोडो लेखकों ने साहित्य अकादमी के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। ये आज के संघर्ष की दोहरी हकीकत है। 40,000 ये संख्या बीएसए के अगले बड़े मिशन का लक्ष्य है। वो लोग विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़े 40,000 शब्दों का एक शब्दकोश तैयार कर रहे हैं। क्यों? ताकि बोडो सिर्फ साहित्य की नहीं बल्कि साइंस और इंजीनियरिंग की भी भाषा बन सके। ये भविष्य की तैयारी है। बोडो भाषा समृद्ध हो। पिछले 70 सालों से यही एक लाइन बोडो साहित्य सभा को रास्ता दिखा रही है। ये उनके कभी न खत्म होने वाले संघर्ष और उनकी मजबूत भावना का प्रतीक है। तो सवाल ये उठता है कि डिजिटल युग में कोई संस्कृति अपने अस्तित्व को कैसे बचाए रखती है? बोडो साहित्य सभा की ये पूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, बस वक्त के साथ उसका मैदान बदल जाता है। आज ये लड़ाई डिजिटल दुनिया में अपनी जगह बनाने की है।